गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितनी भी चालें क्यों ना चल ले, जुर्म के बाद एक ना एक सुराग जरूर छोड़कर जाता है। यही बात जो है ये पाकिस्तान को लेकर भी है। उसके पाले हुए आतंकी साजिशें रचते हैं, लेकिन पाकिस्तान इससे इंकार करता है, मगर बाद में दुनिया के सामने बेइज्जत होता है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभांकर मिश्रा और कचहरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कचहरी जो है वो आपको बता दें, सबसे पहले आपको दिल्ली ब्लास्ट पर पाकिस्तान ने कबूलनामा सुनवाएंगे। वो कबूलनामा जो पाकिस्तान से खुद आया है, जिसमें दिल्ली बम धमाकों की बात की गई है। आपको बता दें क्यों, कैसे मुनीर अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं, आज कचहरी में हम आपको बताएंगे। आज पाकिस्तान को ओवैसी की बातें भी सुननी चाहिए। पहलगाम से लेकर दिल्ली आतंकी हमले में बैरिस्टर ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकी और आईएसआई वाले सिंडिकेट को कैसे एक्सपोज किया है, आज कचहरी में यह भी दिखाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए पेशी में, तो जो मसूद अजहर कहता था कि उसके पास दुनिया की बहुत सारी दौलत है, एलॉन मस्क जकरबर्ग से ज्यादा पैसा है, वो आतंकियों के लिए आज भीख मांग रहा है। क्यों जूते, चप्पल, मोजे के लिए पाई पाई जोड़ रहा है, ये भी आपको समझाएंगे। साथ ही आज आपको सूरज के दादाजी से भी मिलवाना है। जी हां, हमारे सौरमंडल में सूरज के दादाजी आ चुके हैं, जो धरती के पास से गुजरेंगे। कौन है ये आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के कबूलनामे की तरफ चलते हैं। आज कचहरी में हम आपको लगातार दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी खबरें और रिपोर्ट दिखाएंगे, और ऐसा इसलिए दिखाएंगे क्योंकि आतंकी हमले के बाद से डॉक्टर वाले टेरर मॉड्यूल को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। कल आतंकी हमले को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर का वीडियो आया था, वो हमने आपको दिखाया था। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह उसका ब्रेन वॉश हो चुका था, सुसाइड बॉम्बर्स की बात कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के आतंकी हैंडलर्स डॉक्टरों के संपर्क में थे। दिल्ली में आतंकी हमले के बाद पीओके में जश्न मना रहे। जैश की लेडी ब्रिगेड डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थी, और अब कई फोन नंबर ट्रेस हुए। वो फोन नंबर जिनसे पता चलता है कि सरहद पार से लगातार निर्देश मिल रहे थे। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर से ही दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कबूलनामा आया, वो भी पीओके के वजीर आजम रह चुके अनवर उल हक के बयान से। इसी के बाद आपको बता दें कि पाकिस्तान में टेंशन शुरू हो गई है। मुनीर का टेरर सिंडिकेट एक्सपोज हो चुका है, और इसीलिए वहां जंग जैसी बात हो रही है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान से बदला लेने का वक्त नजदीक है? उरी, पुलवामा, पहलगाम के बाद क्या दिल्ली आतंकी हमले का हिसाब करने का वक्त आ गया है? कचहरी में पहली पेशी इसी पर। उरी अटैक का 11 दिन में बदला लिया। पुलवामा आतंकी हमले का 12 दिन में बदला लिया। पहलगाम का बदला 16 दिन में ले लिया। आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। अब 10/11 को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.2 बस होने वाला? इन्हीं तस्वीरों को देखकर, शौर्य से भरे सुरमाओं की यलगार को सुनकर पाकिस्तान में डर की डोज बढ़ चुकी है। आलम यह है कि पाकिस्तान के जनरल मुनीर दिन रात कैलेंडर को देखते हैं, दिन गिन रहे हैं, दिन गुजरता है तो क्रॉस लगा देते हैं। यह खौफ दिमाग में चस्पा है कि हिंदुस्तान की सेना दिल्ली ब्लास्ट का फुल एंड फाइनल हिसाब करने आ रही है। किसी भी वक्त हिसाब चुकता हो। यकीन ना हो तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का सबसे ताजा तरीन बयान सुन लीजिए, जिसमें डर का शोर, दहशत का मीटर 120 डेसिबल को पार कर गया। नहीं, मैं नजरअंदाज तो कतई तौर पे नहीं करूंगा। मैं तो एक आपको एनालिसिस दिया है, हम नजरअंदाज नहीं कर रहे। हमारी जो तैयारी है या हमारी जो अलर्ट जो है हमारा, वो मैक्सिमम है। बिल्कुल किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो सिचुएशन है उसको ये एनालाइज किया है, लेकिन उसमें मैं रूल आउट नहीं करता। इंडिया खुद भी पूछ सकता है कि वहां से भी हमारे खिलाफ जारी रखें, और साथ जो है वो ऑल आउट वॉर या व्हाटएवर जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी
वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे या कोई इज्तिमा करे। सोचिए, जब वहां के रक्षा मंत्री की ये हालत है तो फिर वहां की फौज का आलम कैसा होगा? क्योंकि ये फौज उसी जनरल को जवाब देती है जो लगातार जंगे हारने के बाद खुद के सीने पर फर्जी मेडल चिपका लेता है, खुद को फील्ड मार्शल बना लेता है और फिर पाकिस्तान की तीनों सेना का कमांडर बन जाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई। एक बार फिर सुनिए ख्वाजा आसिफ ने जंगी माहौल को लेकर, भारत की तैयारियों को लेकर क्या कहा। मैं भ्रू रोक नहीं करता, इंडिया खुद भी पूछ सकता है कि वहां से भी हमारे खिलाफ जारी रखें और साथ जो है वो ऑल आउट वॉर या व्हाटएवर जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे या कोई इज्तिमा करे। लगता है ख्वाजा आसिफ ने प्रधानमंत्री मोदी की बात सुन ली थी, जो पहले ही कह चुके हैं कि आतंकवाद के दोषी दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। यानी पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या इसके बाद भी कुछ सुनने कहने को बचता है? ये उसी पीओके के कथित पीएम रहे जहां कुछ दिन पहले दिल्ली ब्लास्ट के फौरन बाद जैश और लश्कर के आतंकियों ने जश्न मनाया था। आतंकियों का फूलों की माला डालकर स्वागत हुआ था। यानी ये बात क्लियर हुई कि पाकिस्तान की सरकार वहां के आतंकियों को पालती पोसती है और उसी के इशारे पर देश के खिलाफ आतंकी साजिशें रची जाती हैं। बस इसी पल का तो फौज को इंतजार था। पाकिस्तान ने गलती कर दी थी, अब कीमत चुकानी पड़ेगी। मसूद जिंदा या मुर्दा। कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। आर्मी चीफ जो कहना चाहते हैं उन्हें पाकिस्तान, वहां के हुक्मरान और वहां के आर्मी चीफ इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं और अच्छी तरह अपने जहन में बैठा सकते हैं, क्योंकि भारतीय सेना के हथियारों को नई धार लग चुकी है। ऑपरेशन त्रिशूल में भारतीय सेना के तीनों अंगों ने अपनी ताकत का दम दिखाया है। ऑपरेशन मरुज्वाला में जैसलमेर के पास जॉइंट ड्रिल हुई। पश्चिमी बॉर्डर यानी सरक्रीक के पास जवान अलर्ट। ईस्टर्न कमांड ने भी अपने बाहुबल से दुश्मन को हैरत में डाल दिया। और ध्यान देने वाली बात तो यह है कि ये सारे ऑपरेशन दिल्ली आतंकी हमले यानी 10 नवंबर और उसके बाद अंजाम दिए गए। आर्मी के साथ विदेश मंत्री भी कह चुके हैं कि भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा, जवाब तो दिया जाएगा। Excellencies, we must never forget that the SCO was founded to combat the three evils of terrorism, separatism, and extremism. These threats have become even more serious in the years that have passed. It is imperative that the world display zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. There can be no justification, no looking away, and no whitewashing. As India has demonstrated, we have the right to defend our people against terrorism and will exercise it. In conclusion, इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान को अब एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का डर सताने लगा है। इसीलिए बौखलाहट में पाकिस्तान जंग का माहौल बना रहा है। लेकिन उसकी ये बौखलाहट किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि ये नया इंडिया है जो आतंकियों को घर में घुसकर मार चुका है, आगे भी मारेगा और पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। झूठा माहौल बनाना, झूठ का खाना, झूठ का ओढ़ना और झूठ का बिछौना पाकिस्तान की यही फितरत है। 75 साल बीत गए लेकिन पाकिस्तान सुधर कहां जाए। लेकिन अब पाकिस्तान सुधारा जाएगा।
क्योंकि जब जब पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तब तब मजहब की भट्टी सुलखा कर बैठ जाता है, भारत के मुसलमानों को उकसाता है, दीन की दुहाई देता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि भारत के अंदर पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मुसलमान। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल जिहादी डॉक्टरों को नफरत की यही घुट्टी आतंकी आकाओं ने पिलाई थी, ब्रेन वॉश किया था, ये कहकर कि भारत के अंदर तो मुसलमान महफूज नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तान को उसकी हैसियत ओवैसी ने दिखाई है। ये बता दिया कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। आईएसआई और आतंक के आकाओं को ओवैसी ने जो चैलेंज किया, आप कचहरी में उसे पेश कर रहे हैं। ये तो यकीनन ये एक सुसाइड बॉम्बिंग थी। टेररिस्ट जो ये हरकत हुई है, इसके पूरी उंगलियां पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान के दहशतगर्द तंजीम तरफ। 10 नवंबर 2025 दिल्ली की सरजमी को सीमा पार की साजिश ने छुआ। मजहब की घुट्टी पिलाकर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने पढ़े लिखे डॉक्टरों को जिहादी बनाया। मजहब की मुनादी कर मौलानाओं ने डॉक्टरों को जिहादी बनाया। टारगेट पर दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर था। मकसद साफ था, साजिश धमाके के साथ सांप्रदायिक तनाव भड़काने की थी। मजहब की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, टेररिस्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले पाकिस्तान को असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा पैगाम दे दिया। खतरनाक और बड़ा ही कॉन्स्पिरेसी और पूरी प्लानिंग के साथ इतने बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट को लेना, फिर उसको एम्फो बनाना, ये कैसा ये लोग स्लिप हुए गवर्नमेंट के रडार से। तो ये तो यकीनन ये एक सुसाइड बॉम्बिंग थी। और आपको याद होगा जब ये ब्लास्ट हुआ था, मैं ट्वीट किया था, एक्स पे डाला था मैं, और मैं कह रहा था कि ये मालूम करो आप कौन है। बता रहा था वो ये कि वो लोग सुसाइड करने के लिए वहां पर गए और पूरा तैयारी से गए, और फिर वहां पर 14 मासूम लोगों की, भारत के नागरिकों की मौत हुई। और यकीनन इस टेररिस्ट जो ये हरकत हुई है, इसके पूरी उंगलियां पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान के दहशतगर्द तंजीम तरफ जाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का आतंक परस्त चेहरा बेनकाब हुआ तो पाकिस्तान जंग का जाली माहौल बनाने लगा। मजहब क्या होता है, सच्चा मुसलमान क्या करता है, पहलगाम का जिक्र कर ओवैसी ने बदगुमान पाकिस्तान को अक्ल का जूता मारा। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना है, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की पुरानी रवायत है, भारत में आतंकी घुसपैठ कराओ, आतंकी हमले कराओ, और जब साजिश बेपर्दा हो जाए तो हिंदू मुसलमान कर, दुनिया को गुमराह कर। लेकिन जो पाकिस्तान आतंक में मजहब तलाशता है, उस पाकिस्तान के बारे में हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोचता है? बैरिस्टर ओवैसी ने साफ साफ बता दिया। पाकिस्तान को ये बयान सुन लेने चाहिए। पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ना, हमको पाकिस्तान से क्या करना है? पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको, तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। झूठ बोलना, झूठ परोसना, झूठी डींगे हाँकना, पाकिस्तान इन सब में अव्वल है। ऑपरेशन सिंदूर में 88 घंटे के अंदर पाकिस्तान का गुमान भारत ने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान के हुक्मरान जाली जीत के कैसे तमगों की नुमाइश करते हैं, इसकी हकीकत भी ओवैसी ने पाकिस्तान को बता दी थी। एक बार फिर सुनिए। The Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif,
President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। 100% सच है, नकल के लिए भी अकल चाहिए, जो पाकिस्तान में है नहीं। 100% सच है, नकल के लिए भी अकल चाहिए, जो पाकिस्तान में है नहीं। चंद घंटे पहले पाकिस्तान ने भारत के सीडीएस मॉडल की नकल उतारी। कॉपी कैट पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सीडीएफ बना दिया। रातों रात संविधान बदल दिया गया। रातों रात पाकिस्तान मुनीर की मुट्ठी में आ गया। लेकिन गुमान तो देखिए, जिनकी सोच बारूदी है वो भारत को मजहब की परिभाषाएं समझाते हैं, भारत के मुसलमानों को भड़काते हैं। लेकिन चीन के आगे पाकिस्तान की चोंच क्यों बंद हो जाती है? सवाल पूछना लाजमी था। ओवैसी ने दागे भी। आप होते कौन है भाई? इस्लाम को क्यों लेके आ रहे? आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं। आप वहां से दहशत गर्दों को भिजा रहे हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी हिंद नहीं, जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है और इस्लाम की बात करते हैं आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, मगर आप जो चाइना के जिनजियांग में जो कत्लो गारतगिरी मुसलमानों से हो रही, आप एक जबान पे नहीं आता आपके। आप होते कौन है करने वाले? ये इस्लाम और एक नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। आप होते कौन है भाई? इस्लाम को क्यों लेके आ रहे? आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं। आप वहां से दहशत गर्दों को भिजा रहे हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी हिंद नहीं, जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है और इस्लाम की बात करते हैं आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, मगर आप जो चाइना के जिनजियांग में जो कत्लो गारतगिरी मुसलमानों से हो रही, आप एक जबान पे नहीं आता आपके। आप होते कौन है करने वाले? ये इस्लाम और एक नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। पुरानी कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। लेकिन पड़ोसी मुल्क पुरानी फितरत और आदत से मजबूर है। कर्ज में मिली खैरात पर पाकिस्तान का चूल्हा जलता है। कर्ज की रकम का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकी बनाने में करता है और आंख भारत को दिखाता है। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहां पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहां पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। असल वजह यही है, पतन के गर्त में गले तक धंसे पाकिस्तान को नए भारत की तरक्की से डर लगता है। इसीलिए वो दिल्ली ब्लास्ट जैसी साजिशें बार बार रचता है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि आग से खेलने का अंजाम क्या होता है। जिनसे मुल्क नहीं चलता, जहां सरकारें जनरलों के इशारे पर चलती हैं, वो भला हिंदुस्तान से क्या मुकाबला करेंगे? दोस्तों और बुजुर्गों, ये पाकिस्तान का वजीर आजम से भी बोलना चाहूंगा। पाकिस्तान के वजीर आजम, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दो, हमारे लिए अल्लाह काफी है। एंड टिल द डे ऑफ जजमेंट इंशाअल्लाह वी विल रिमेन एज प्राउड इंडियन मुस्लिम्स। नो पावर ऑन अर्थ कैन टेक अवे माई इंडियननेस, नो पावर ऑन अर्थ can take away my religious identity. Why? Because the Constitution of India guarantees me that. दिल्ली ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान था। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका थे। पाकिस्तान की फौज थी, ISI थी। इसके सबूत मिल चुके हैं। जिहादी डॉक्टर राज उगल चुके हैं। अब पाकिस्तान को फैसला करना है, आतंक से तौबा करनी है या फिर गीदड़ की मौत मरना है।
पाकिस्तान को मौत कबूल है तभी तो आतंक बेपनाह प्यार है, तभी खैरात में मिले सिक्कों से पाकिस्तान आतंक की खेती करता है। वैसे खैरात की बात चली है तो पाकिस्तान का एक और फरेब आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंक को घर में घुसकर मारा था। भावलपुर में आपको याद होगा जैश का हेडक्वार्टर तबाह किया था। जैश की कबर ऐसी टूटी थी कि मसूद अजहर अपने हुक्मरानों की तरह कटोरा लेकर आतंक के नाम पर भीख मांग रहा है। वही मसूद अजहर जो कल तक ये कहते नहीं थक रहा था कि भाई साहब मैं तो अरबपति हूं, क्या औकात एलन मस्क की, क्या औकात जुकरबर्ग की, मैं उन सब से कहीं आगे। लेकिन आज जैश का वो सरगना जूता चप्पल कपड़ों की खैरात मांग रहा है। चौंकाने वाला किस्सा और भी है। मसूद के गुमान की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं निकला, क्योंकि पता चला है कि मसूद भारत के खिलाफ फिदाइन दस्ता तैयार करा था और इसके लिए ऑनलाइन फंडिंग जुटाई जा रही थी। बाकायदा पोस्टर छापे गए, डिजिटल जो है ऐप से लेकर आतंक का ऑनलाइन कोर्स तक किया गया। आज कचहरी में हम आपके सामने जैश की इस साजिश को बेनकाब करने वाले, ये पेशी गौर से देखिएगा। याद कीजिए हिंद के शौर्य की इन तस्वीरों को। छह और 7 मई 2025 की दरमियानी रात भावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर स्ट्राइक, आतंक का मरकज मिट्टी में मिल चुका था। हिंदुस्तान ने आतंक की ऐसी कमर तोड़ी, जैश को ऐसे जख्म दिए कि बड़ी बड़ी टींगे हाँकने वाला जैश का आका मसूद अजहर अब आतंक की फंडिंग के लिए गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा है। मसूद एक नई साजिश का ताना बाना बुन रहा है। मसूद की आतंकी किश्तों पर कैसे मिल रही, चंदा लेकर आतंकी बनाने का प्लान क्या है, जूते चप्पल और कपड़े के लिए मसूद भीख क्यों मांग रहा है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में साजिश के तार जैश से जुड़े। पता चला जैश सरगना की शह पर भारत में महिलाओं को आतंकी जिहादी लेडी ब्रिगेड से जोड़ा जा रहा था। जब मसूद अजहर अरबपति जिहाद के लिए पैसे की कोई कमी नहीं तो फिर चंदे के लिए पोस्टर क्यों जारी कर दिया। इसमें साफ साफ लिखा गया कि जो इंसान मुजाहिद के लिए विंटर किट देगा वो जिहाद के लिए लड़ाका माना जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी है कि जो जैश ए मोहम्मद है वो दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक बार फिर से एक्टिव हुआ है और पाकिस्तान में जो आत्मघाती दस्ते हैं, खासतौर से जो कश्मीरी नौजवान हैं, उनको तैयार करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए उसने फंडिंग भी शुरू कर दी है। ये जो फंडिंग है ये डिजिटल वॉलेट सादा पे के जरिए ली जा रही है और 20,000 पाकिस्तानी करेंसी जो है डोनेट करने के लिए कहा गया है, जिसमें एक विंटर किट भी जो फिदाइन दस्ते होंगे उनके लिए एक विंटर किट भी इकट्ठा करने की बात कही जा रही है, जिसके सबूत हमारे पास है, जिसका जो पूरा स्क्रीनशॉट है वो हमारे पास है, जिसमें जैश ए मोहम्मद ने ये फरमान निकाला है कि सभी लोग जो फिदाइन अटैक करना है उसके लिए दान करें और डिजिटल पेमेंट, डिजिटल हवाला के जरिए पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। यानी जैश की कमर टूट चुकी है। जख्म भरने के लिए, आतंकी ब्रिगेड खड़ी करने के लिए मसूद को भीख की दरकार है। इसीलिए मसूद अजहर नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा है। ये दावा कर रहा है कि जिहाद में मरने के बाद उसके परिवार का जो भी ख्याल रखेगा वो जिहादी माना जाएगा। सूत्रों की माने तो जैश को जिस विंटर किट की जरूरत है उस एक किट की कीमत करीब 20,000 पाकिस्तानी रुपए रखी गई है। इसमें 3500 रुपए के जूते, 500 रुपए की बॉम्ब बॉल, 5500 रुपए का गद्दा, 1500 का बॉम्ब टेंट, 500 रुपए के गर्भ जुरा, 2000 रुपए का हॉट डीजल और दूसरे सामान शामिल।
जैश की टूटी कमर और 5-10 रुपए भीख में जुटाने का एक और सच चंद रोज पहले मसूद अजहर ने खुद कबूला था। तारीख थी 29 अक्टूबर। बाबलपुर के मरकज उस्मान वाली में मसूद ने महिलाओं की आतंकी विंग जमातुल मोमिनात बनाई थी। खैरात के लिए तब कैसे आतंक का आका गिड़गिड़ाया था, ये भी सुन लीजिए। तो चंद खवातीन जमा हो जाया करें, मजलिस इनाबत किया करें, महीने में एक इज्तिमा रखें, उसमें बयानात वगैरह हो, अपना निसाब समझा जाए, समझाया जाए। हर हफ्ते में कम अज कम एक खातून तक जमात का पूरा निसाब पहुंचाएं, उसको गुनाहों से तौबा करवाएं, उसको अपनी जमात का रुकन बनाएं। हर महीने अपने जाती माल में से 1 रुपया हो, 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करें, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। लाख एड़ियां किसी पाई पाई के लिए मजहब की दुहाई थी, लेकिन फूटी कड़ी नसीब नहीं हुई। इसीलिए अब मसूद अजहर आतंक का ऑनलाइन कोर्स करा रहा है। जैश की टूटी कमर का सबूत ये भी है कि विंटर किट की पेमेंट जैश ए मोहम्मद ऑनलाइन ले रहा है। सोर्सेज की माने तो जैश हिंदुस्तान के खिलाफ फिदाई दस्ता तैयार करने के लिए तेजी से फंड इकट्ठा कर रहा है, डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान के डिजिटल ऐप साडा पे जैसे ई वॉलेट्स के जरिए डोनेशन ले रहा है। बताया जा रहा है कि इसका मकसद डिजिटल हवाला को आसान बनाना और आतंकियों तक फंड तेज पहुंचाना है। टेरर नेटवर्क में महिलाओं को भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है। टॉप सोर्सेज की माने तो लाल किला ब्लास्ट से 15 दिन पहले अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जैश ने जो ऑनलाइन कोर्स शुरू किया उसे नाम दिया गया तुहफत उल मोमिना। ये कोर्स खास तौर से महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया। इस ऑनलाइन कोर्स का मकसद मजहबी और जिहादी ट्रेनिंग देने के साथ साथ जैश के लिए पैसे जुटाना है। दिल्ली ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एनडीटीवी के हाथ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वीडियो लगा, जिसे 18 नवंबर की रात भारतीय एजेंसियों ने रिकवर किया। इस वीडियो से साबित होता है कि दिल्ली धमाके के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। 5 मिनट 34 सेकंड के इस वीडियो में पाकिस्तान की जिहादी सोच का लाइव टेलीकास्ट है। ये वीडियो हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत और जहर। लेकिन वीडियो में जिस आवाज की पहचान हुई वो 41 साल की फरहतुल्लाह गौरी की, जो शाहिद फैसल बनकर छिपता फिर रहा है। ये उसी शाहिद फैसल की आवाज है जो बेंगलुरु के फेमस रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट में मोस्ट वांटेड है। साल 2012 में सऊदी भाग गया था और अब पाकिस्तान में अपनी गतिविधियां चला रहा है। उस पर 10 लाख का इनाम। जो प्रोपेगेंडा वीडियो एनडीटीवी के हाथ लगा उसमें गुजरात, कश्मीर, असम और भागलपुर का बदला लेने के लिए मुजाहिदीन की तरफ से लगातार हमले जारी रखने की धमकी दी गई, साथ ही चेतावनी भी। दिल्ली लाल किले के बाहर हुए बम धमाके में पाकिस्तान का हाथ अब लगभग पक्का है। डार्क वेब से बरामद प्रोपेगेंडा वीडियो में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जांच एजेंसियां अब हाई अलर्ट पर है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया। वैसे खुलासे तो दिल्ली आतंकी हमले की जांच में भी हो रहे हैं। आपको याद होगा अल फलाह यूनिवर्सिटी फिलहाल वो शक के घेरे में है। इसके कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लापता हैं। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि लाल किले के सामने विस्फोटक से भरी कार उड़ाने वाले आतंकी डॉक्टर उमर नबी ने अपने जैसे कई और सुसाइडल बॉम्बर बनाने की प्लानिंग की थी। इसके लिए वो वीडियो बना रहा था और उन्हें भेज भी रहा था। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि कुछ लोग जो सुसाइड बॉम्बर बनने को तैयार नहीं थे उन्हें इसी तरह के वीडियोस भेजे गए। सवाल है कि आतंकी उमर की ड्रीम 11 में कौन कौन था, कहां से स्टूडेंट थे, कितने ट्रेस हुए हैं, कौन अभी रडार से गायब है। इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है आज कचहरी की स्पेशी में हम आपके सामने रखते हैं। जब से आतंकी उमर का 80 सेकंड का वीडियो सामने आया है तभी से जांच एजेंसियां इस पूरे टेरर मॉड्यूल को, इसके एक एक राज को बेपर्दा करने के लिए दिन रात जुटी हुई हैं। क्योंकि बात सिर्फ आतंकी हमले तक महदूद नहीं है, बल्कि सवाल इससे भी बड़े हैं। उस साजिश के दायरे की तरफ इशारा करते हैं जो इस वीडियो के सामने आने के बाद साफ दिखने लगी है। सवाल यही है, क्या डॉक्टर उमर सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा था? क्या वीडियो से युवाओं का ब्रेन वॉश करता था? उमर के 70 वीडियो, 11 लोगों की टेरर टीम। जांच एजेंसियों को शक है कि उमर का ये वीडियो सिर्फ शुरुआत भर है, साजिश का पहला चैप्टर। आगे कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? क्या सुसाइड बॉम्बर का पूरा स्क्वाड बन चुका था? ये समझे उससे पहले आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर
असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुन लीजिए। ओवैसी कहते हैं कि यह आतंकी हमला था और इस्लाम में सुसाइड हराम है। हमारा मानना यह है कि ये जुर्म है, कानूनन सबसे बड़ा संगीन जुर्म है। देश के कानून के खिलाफ किसी की जान लेना, ये दहशतगर्दी की बेहतरीन मिसाल है, इनकी हैवानियत की मिसाल है और ये कोई शहादत नहीं है, ना इसमें कोई गलतफहमी है। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है। दरअसल जब से उमर का ये वीडियो सामने आया है, इसने एक बात तो अच्छी तरह साफ कर दी है कि वो पूरी तरह से आतंक और सुसाइड बॉम्बिंग को लेकर ब्रेन वॉश हो चुका था, एक सुसाइड बॉम्बर बन चुका था। और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वो अपने जैसे सुसाइड बॉम्बर की एक टीम तैयार कर रहा था। सोर्सेस के मुताबिक इसके लिए वो लगातार वीडियो बनाकर युवाओं को भेजता था ताकि उनका भी ब्रेन वॉश किया जा सके। जांच एजेंसियों ने इसका खुलासा किया है। एनआईए सोर्सेस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन में डॉक्टर उमर के 12 वीडियो समेत करीब 70 वीडियो मिले। बताया जा रहा है कि ऐसे ही वीडियो 11 लोगों को भेजे गए थे। इनमें से 7 युवा कश्मीरी बोल के बताए जा रहे हैं और सभी का अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लिंक मिला। बाकी 4 युवा उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के रहने वाले थे। इस साजिश के लिए वो कई और आत्मघाती हमलावरों को तैयार कर रहे थे। वो लगातार वीडियो बनाते थे और उनके साथ शेयर करते थे ताकि उन्हें कट्टरपंथी की राह पर चला सकें और एक आत्मघाती हमलावर तैयार कर सकें। जांच एजेंसियों के मुताबिक उन्होंने 70 के करीब वीडियो शेयर किए और ये 70 वीडियो जो हैं आरोपी जो अब तक पकड़े गए हैं उनके मोबाइल फोन से मिले हैं, जिसमें 12 वीडियो उमर के अपने थे। और बताया जाता है कि इन वीडियो को शेयर करने का एक ही मकसद था, वो चाहते थे कि वो कट्टरपंथी बने और उसके साथ साथ वो आत्मघाती हमलावर बन सके ताकि वो पूरी तरह से भारत को दहला सके। इसी उद्देश्य के साथ वो वीडियो शेयर करते रहे। बताया जाता है कि आमिर रशीद अली जिन्होंने उमर नबी को कार प्रदान की गई थी, इनिशियली उन्हें भी काफी हिचकिचाहट थी ऐसे हमला करने के लिए। और बताया जाता है कि उमर नबी ने जब उनके साथ वीडियो शेयर किए तो कुछ दिनों बाद वो भी पूरी तरह से तैयार हो गए थे। दरअसल डॉक्टर उमर कट्टरवाद की भट्टी में इतना तप चुका था कि सुसाइड बॉम्बिंग को जायज करार देने के लिए हर तरह की दलील दिया करता था। हालांकि बात अब उमर के अलावा उन लोगों की भी है जो उसके सुसाइड बॉम्बिंग वाले लेक्चर से जुड़े थे, जिन्हें वीडियो शेयर किए गए थे। और इस सब के बीच कई और चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। यूपी के सहारनपुर में एक मेडिकल छात्र को हिरासत में लिया गया। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने सहारनपुर के देवबंद में छापेमारी कर MBBS के छात्र को पकड़ा। बताया जा रहा है कि छात्र की आतंकी उमर से फोन पर बात होती थी। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 10 लोग दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लापता हैं। सोर्सेस के मुताबिक इन सभी के फोन बंद हैं और शक इस बात का भी है कि ये सभी ब्लास्ट में शामिल हो सकते हैं, जो ग्राउंड वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे थे। इस बीच जांच एजेंसियों ने कश्मीर में जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने कई जगह पर छापेमारी की है और इस दौरान उन्होंने कई ऐसे हैंडल और नंबर्स का पर्दाफाश किया है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान और दुबई से ऑपरेट किए जाते थे। और इन हैंडल्स और नंबर का एक ही उद्देश्य था कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी की राह पर चलाएं, वर्गलाएं और बाद में उन्हें आतंकी बनाएं। इस बार निशाने पर सिर्फ कश्मीर के युवा नहीं थे, बल्कि डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और राजौरी के युवाओं को भी वो टारगेट कर रहे थे। अब आपके जहन में ये सवाल भी होगा कि आखिर ग्राउंड वर्कर्स होते कौन हैं? तो आपको ये भी समझा देते हैं। दरअसल ग्राउंड वर्कर्स या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स वो लोग होते हैं जो आतंकियों को शेल्टर देते हैं, पनाह देते हैं और उनके मिशन में उनकी मदद करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आतंकियों के खाने पीने से लेकर उनके टारगेट्स तक की जानकारी मुहैया कराते हैं, उनके लिए एक तरह से मुखबिर का काम करते हैं। कश्मीर में जैश और लश्कर के कई ओवरग्राउंड वर्कर्स वाले सिस्टम को सेना ने ऑपरेशन में ध्वस्त कर दिया है। हालांकि जहां तक बात डॉक्टरों की टेरर ब्रिगेड की है, तो इसका कनेक्शन सीधा अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ता है, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी में यह पूरा गैंग काम करता था और इसके आसपास ही घर किराए पर लिया हुआ था। हमारे रिपोर्टर अली उसी गांव पहुंचे जहां डॉक्टर उमर का साथी डॉक्टर मुजम्मिल रहता था। वहां के लोग क्या कहते हैं, इस पूरी साजिश को लेकर क्या कुछ कैमरे पर कहा, सुनिए। तो वो रहता था तो यहाँ पे जो लोगों की हेल्प वो करता था, यानी कोई भी इंसान फ़ोन कर दे कि हमारा कोई परेशानी है तो क्योंकि वो इमरजेंसी में बैठा करता था तो वो फौरन ही मुजम्मिल उन लोगों की हेल्प भी कर दिया करता था। पुलिस के साथ तमाम जांच एजेंसियां लगातार फरीदाबाद में एविडेंस कलेक्ट कर रही हैं। आतंकी डॉक्टरों को लेकर जो जानकारी मिलती है उसे नोट किया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि अब फोकस उस सुसाइड बॉम्बिंग वाले पूरे सिस्टम पर है, जिसके राज उमर के वीडियो सामने आने के बाद खुल चुके हैं।
अब एक ऐसी खबर की पेशी करनी है जो बहुत दूर से आई है, 7 समंदर पार से नहीं बल्कि दूसरे जहान से। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे सौर मंडल से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर ये हुआ है। जी हां, दरअसल हुआ यह है कि अब से थोड़ी देर बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा एक इमेज शेयर करने वाली है। यह तस्वीर उस कॉमेट यानी धूमकेतु की है जो नासा के मुताबिक 3.5 घंटे धरती के पास गुजरने वाला है और ये दूसरी गैलेक्सी से आ रहा है। लेकिन ये धूमकेतु इतना अहम क्यों है, इस कॉमेट को एलियन स्पेसक्राफ्ट क्यों कहा जा रहा है, आज कचहरी में ये भी समझाते हैं। क्या आपने सूरज के पूर्वज को देखा है? धरती के पास सूरज के दादाजी आ रहे हैं। सूरज के दादाजी आएंगे, कितने राज लाएंगे? 3i एटलस, अनदेखी दुनिया का मैसेंजर। ये तस्वीरें गवाह हैं कि पहली बार हमारी आकाशगंगा में, हमारी दुनिया में, हमारी धरती के पास दूसरी दुनिया का धूमकेतु आ रहा है। ऐसा कॉमेट जिसकी खोज तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसके आने का इंतजार काफी वक्त से हो रहा था। ये एक कॉमेट यानी पुच्छल तारा है जो अब तक के सभी पुच्छल तारों से अलग है। यही वजह है कि इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और कुछ लोग तो इसे एलियंस का स्पेसक्राफ्ट तक कहने से गुरेज नहीं करते। लेकिन वैज्ञानिक इस बारे में क्या सोचते हैं? सूर्यों में जो सूर्यो जगत में जो सब कॉमेट हम लोग आता है उनका कॉम्पोजिशन एक ही है, क्योंकि एक ही क्लाउड से उसका जन्म हुआ था। जो जितना कॉमेट है, जितना ग्रह ग्रहाणु है सूरज का साथ एक साथ उसका जन्म हुआ है, इसीलिए इसका केमिकल कॉम्पोजिशन सबका एक ही है। लेकिन ये वाला कॉमेट ये बाहर से आ रहा है, बाहर में कहीं दूसरा कोई तारा जहां पर उसका जन्म हुआ है वहां पर द केमिकल कॉम्पोजिशन, उसका जो उपादान है वो उपादान करीब अलग हो सकता है। दरअसल जुलाई में नासा की एटलस ऑब्जर्वेटरी ने इसे पहली बार देखा और तब से साइंटिस्ट लगातार इसको स्टडी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके चारों ओर एक नीली आभा है और पूंछ भी है, लेकिन वो निकल धातु को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ रही है, जबकि बाकी कॉमेट्स की पूंछ बर्फ और गैस से चमकती है। इसकी रफ्तार लगभग 57 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन सवाल है कि यह कितना पुराना हो सकता है। अनुमान है कि 3i एटलस की उम्र 760 करोड़ साल से लेकर 1400 करोड़ साल के बीच है, जबकि हमारा सूरज महज 460 करोड़ साल पुराना है। इसका मतलब यह है कि ये कॉमेट सूरज से भी दोगुना पुराना हो सकता है। ये शायद यूनिवर्स की शुरुआत के समय का भी हो सकता है। ये बहुत प्राकृतिक दिख रहा है। ये 800 करोड़ साल पुराना लगभग एक कॉमेट है जो सौरमंडल से बहुत बाहर से आए हुए हैं और इसको हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी जो है वो दिखा रहा है। ये सूरज की तरफ आ गया, अभी सूरज से पीछे से भी निकल गया, कुछ दिन ये सूरज का पीछे था और अभी दिख जा रहा है। अभी धरती का सबसे जो नजदीकी आएगा ये करीब 27 करोड़ किलोमीटर दूर तक आएगा। तो ये कोई ऑब्जर्वेशन के लिए आया है ऐसे भी कोई मानने का कोई कारण नहीं है। तो ये एक बेसिकली एक्स्ट्रा सोलर कॉमेट है जिसका चरित्र थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है। कुछ नया मटेरियल जैसे नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, लेकिन कॉमेट जैसे बिहेवियर करते हैं। अलग कॉमेट का अलग किस्म का गैसेस निकलना, उसके अंदर ही इसको चरित्र है। ये अब तक का तीसरा ऐसा पिंड है जिसे वैज्ञानिकों ने सौरमंडल में इंटरस्टेलर यानी बाहरी दुनिया से आते हुए पाया। इससे पहले साल 2017 और 2019 में 2 ऑब्जेक्ट्स ऐसे मिले थे जो हमारे सौरमंडल में बाहर से आए थे। और इसी के साथ आज की कचहरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए NDTV इंडिया के साथ। शुभ रात्रि, नमस्कार। बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे, ये बड़ी खबर आ रही है। नीतीश के साथ शामिल होंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नीतीश कुमार के शपथ समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह।